नमस्कार दोस्तों। जो नेस्बो नॉर्वे के एक लेखक हैं जो अपनी जासूसी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा रचित किरदार जासूस हैरी होल के कई उपन्यासों की श्रृंखला में पहला उपन्यास है द बैट, जिसका हिंदी अनुवाद सुनिए, एक हसीना का कत्ल। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को और जो कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा ज़रूर करें। मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो आइए सुनते हैं जो नेस्बो द्वारा लिखा उपन्यास एक हसीना का कत्ल। वाला, अंश 1, अध्याय 1, सिडनी। कुछ गड़बड़ थी। पहले पासपोर्ट ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो दोस्त? मैं ठीक हूँ, हैरी होल ने झूठ कहा। ओस्लो से उड़ान भरे उसे 30 से अधिक घंटे हो चुके थे। वह लंदन के रास्ते आया था। बहरीन में जहाज बदलकर वह इमरजेंसी एग्जिट के पास उसी सख्त सीट पर बैठा था जिसे सुरक्षा कारणों से महज थोड़ा ही पीछे किया जा सकता था। ऐसे में सिंगापुर पहुंचने तक उसकी कमर पूरी तरह अकड़ चुकी थी और अब काउंटर के पीछे बैठी वह महिला मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने पासपोर्ट की परख बड़ी दिलचस्पी के साथ की थी। अब ये कहना मुश्किल था कि उसकी तस्वीर थी या उसका नाम जिसने उसे शुरू में खुश कर दिया था। बिजनेस? हैरी होल को इस बात की शंका थी कि दुनिया में ज्यादातर जगहों पर पासपोर्ट अधिकारी सर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने महसूस किया कि ऐसे औपचारिक अभिवादनों का खासतौर पर अमेरिका में प्रचलन नहीं था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हैरी को खास तौर पर विदेश यात्राओं और नकचढ़ेपन की आदत नहीं थी। वह तो केवल चाहता था कि उसे होटल में जल्दी से जल्दी एक कमरा मिल जाए और सोने के लिए बिस्तर, बस। हाँ, उसने काउंटर पर उंगलियों से थपथपाते हुए जवाब दिया और उसी वक्त उसके होंठ मुड़े, थोड़े विकृत हुए और उसने सख्त लहजे में कहा, सर, आपके पासपोर्ट में वीज़ा क्यों नहीं है? उसका दिल डूबने लगा, जैसे अक्सर उस वक्त होता था जब उसे तट पर दुर्घटना का कोई संकेत मिलता था। शायद सर का प्रयोग उसी वक्त किया जाता था जब हालात अधिक खराब हो जाते थे। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। हैरी बुदबुदाया और बड़ी बेचैनी से अपनी अंदरूनी जेबों में हाथ डालकर खोजने लगा। वे उसके पासपोर्ट में विशेष वीज़ा उसी तरह से नत्थी क्यों नहीं कर पाए थे जिस तरह से वे सामान्य वीज़ा की नत्थी करते हैं। उसके पीछे पंक्ति में वॉकमैन की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी तो उसे एहसास हुआ कि हवाई जहाज में उसका सहयात्री था। पूरी उड़ान के दौरान वह वही कैसेट बजाता रहा था। उसे ये क्यों नहीं याद रह पाता है कि वह किस जेब में चीज़ों को रखता है। गर्मी भी बहुत हो रही थी, जबकि उस समय रात के 10 बज रहे थे। हैरी को महसूस हो रहा था कि उसकी खोपड़ी में खुजलाहट शुरू हो गई थी। आखिरकार उसे कागजात मिल गए और उसने उन्हें काउंटर पर रख दिया। उसे उस पल कुछ राहत महसूस हुई। आप पुलिस अधिकारी हैं? पासपोर्ट ऑफिसर ने उस स्पेशल वीज़ा से सर उठाकर उसे ध्यान से देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे की शिकन जा चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि नॉर्वे की किसी सुंदरी का कत्ल नहीं हुआ होगा। वह मुस्कुराई और उसने उस विशेष वीज़ा के ऊपर जोर से ठप्पा लगाया। हाँ, सिर्फ एक का हुआ है, हैरी होल ने जवाब दिया। आगमन कक्ष यात्रा प्रतिनिधियों एवं लिमोजिन गाड़ी के चालकों से भरा हुआ था। वे हाथ में नामों की तख्तियां लिए खड़े थे, लेकिन होल नाम की तख्ती लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह टैक्सी पकड़ने ही वाला था कि हल्के नीले रंग की जीन्स और हवाईयन शर्ट पहने एक अश्वेत आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसकी नाक अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी और उसने घुंघराले बालों को बीच से बना रखा था। मेरे ख्याल से आप मिस्टर होली हैं,
उसने विजेता की तरह घोषणा की। हैरी होल ने अपने विकल्पों के बारे में सोचा। उसने इस बात का फैसला किया था कि वह ऑस्ट्रेलिया में शुरू में कुछ दिन अपने उपनाम के उच्चारण को शुद्ध करने का काम करेगा, जिससे कि उसे सुराख या छिद्र के रूप में न समझ लिया जाए। मिस्टर होली को तो वह हर तरह से प्राथमिकता देने वाला था। मैं एंड्रयू केंसिंगटन हूँ, आप कैसे हैं? उस आदमी ने दांत निपोरे और अपना विशाल पंजा आगे बढ़ाया। वह जूस निकालने वाली मशीन से किसी तरह से कम नहीं था। सिडनी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको सफ़र में मज़ा आया होगा। उस अजनबी ने उसी निष्कपटता के साथ ये बात कही थी जिस तरह 20 मिनट पहले विमान परिचारिका की आवाज़ गूंजी थी। उसने हैरी के हाथ से उसका पिचका हुआ सूटकेस ले लिया और बाहरी गेट की तरफ बढ़ने लगा, बिना पीछे देखे। हैरी उसके साथ साथ चलने लगा। आप सिडनी पुलिस के लिए काम करते हैं? उसने बातचीत की शुरुआत की। हाँ दोस्त, ध्यान रखना। घूमने वाला दरवाज़ा हैरी के चेहरे पर आकर लगा, ऐन नाक पर, और उसकी आंखों में पानी भर आया। एक बुरे तमाशे की इससे खराब शुरुआत नहीं हो सकती थी। उसने अपनी नाक को मला और नॉर्वेजियाई भाषा में कसम खाई। केंसिंगटन ने उसकी तरफ सहानुभूति भरी नज़रों से देखा। बड़ा कमीना दरवाज़ा है, नहीं? उसने कहा। हैरी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आया कि इस तरह की टिप्पणी का जवाब किस तरह दिया जाए। कार पार्किंग में केंसिंगटन ने छोटी सी और अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई टोयोटा कार की डिक्की को खोला और सूटकेस को उसमें डाल दिया। क्या आप चलाना चाहते हैं दोस्त? आश्चर्यजनक ढंग से उसने पूछा। हैरी को ये बात समझ में आई कि वह चालक की सीट पर बैठा हुआ था। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में वे पूरी तरह से बाईं तरफ से कार चलाते थे। हालांकि सहयात्री की सीट पर इतने सारे कागज, कैसेट और आम मतलब की आलतू फालतू चीजें थीं कि हैरी को पीछे की तरफ दुबक कर बैठना पड़ा। आप जरूर यहाँ के मूल निवासी हैं। जब वे रास्ते में आगे बढ़े तो उसने कहा, मुझे लगता है ऑफिसर कि इसमें आपसे कोई गलती नहीं हुई है। केंसिंगटन ने सामने शीशे में देखते हुए जवाब दिया। नॉर्वे में हम आपको ऑस्ट्रेलियाई अश्वेत कहते हैं। केंसिंगटन ने शीशे में आंखें गड़ाए हुए ही पूछा, सच में? हैरी स्वयं को असहज महसूस करने लगा। अरे, इससे मेरा मतलब बस यही था कि आपके पूर्वजों का उन सजा याफ्ता लोगों से कोई लेना देना नहीं था जो 200 साल पहले इंग्लैंड से यहाँ आए थे। वह ये दिखाना चाहता था कि उसे उसके देश के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत ही सही ज्ञान था। ये सही है होली, मेरे पूर्वज यहाँ उनके आने के कुछ समय पहले से रहते थे। अगर संक्षेप में कहूँ तो 40,000 साल पहले से। केंसिंगटन शीशे में ही मुस्कुराया। हैरी ने शपथ ली कि वह अब कुछ देर तक अपना मुंह बंद रखेगा। अच्छा, मुझे हैरी बुलाओ। ठीक है हैरी, मैं एंड्रयू हूँ। बाकी सफ़र के दौरान एंड्रयू ने बातचीत का सिरा संभाल रखा था। वह हैरी को किंग्स क्रॉस लेकर गया, पूरे रास्ते उसके बारे में बताता गया। ये जो इलाका है ये सिडनी का रेड लाइट एरिया है और ये नशीली दवाओं और ड्रग्स का केंद्र है और बहुत हद तक शहर में होने वाली दूसरी गड़बड़ियों का भी केंद्र है। हर दूसरी वारदात का संबंध ऐसा लगता था कि इस 1 किलोमीटर के दायरे के किसी होटल या किसी नुक्कड़ की दुकान से जा जुड़ता था। हम आ गए, एंड्रयू ने अचानक कहा। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, बाहर निकलकर हैरी का सूटकेस निकाला। कल मिलते हैं, एंड्रयू ने कहा और उसके साथ ही वह और कार वहां से जा चुके थे। अकड़ी हुई पीठ और हवाई सफ़र के कारण हुए जेट लैग का असर दिखने लगा था। हैरी और उसका सूटकेस उस शहर में क्रेसेंट होटल के बाहर अकेले खड़े थे। इस शहर की आबादी करीब करीब पूरे नॉर्वे की आबादी के बराबर थी। दरवाजे पर 3 स्टार के बगल में नाम मुद्रित था। ओस्लो का चीफ कांस्टेबल अपने कर्मचारियों को रहने के मामले में बहुत सुविधाएं देने के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन शायद ये उतना बुरा नहीं होने वाला था।
वहाँ ज़रूर नागरिक सेवा के लिए डिस्काउंट रहता है और वह शायद होटल का सबसे छोटा कमरा था। हैरी ने सोचा और वह था। अध्याय 2 गैप पार्क। हैरी ने बहुत एहतियात से सरी हिल्स के अपराध शाखा के प्रमुख के दरवाजे को खटखटाया। अंदर आ जाइए, अंदर से आवाज गूंजी। एक लंबा चौड़ा और तोंदियल आदमी खिड़की के पास ओक की मेज के पीछे खड़ा था। हल्के पड़ते बालों के नीचे उसकी भौहें घनी थीं। उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियां मुस्कुरा उठीं। सर, मेरा नाम हैरी होली है। मैं ओस्लो से आया हूँ। बैठो होली, तुम सुबह के इस वक्त भी तरोताज़ा लग रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी नशीली दवाओं वाले से नहीं मिले। क्या किसी से मिले थे? नील मैककॉर्मैक जोर से हंसा। जेट लैग के कारण मैं सुबह 4 बजे से ही जगा हुआ हूँ सर, हैरी ने बताया। जाहिर है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमको पता है कि यहाँ कुछ साल पहले बड़े आला स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला आया था। 10 अफसरों को सजा हुई, अन्य चीज़ों के अलावा एक दूसरे को ड्रग्स बेचने के लिए। संदेह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कुछ लोग हर वक्त इतने सतर्क रहते थे। सच, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। वह खुलकर हंसने लगा। फिर उसने अपना चश्मा पहना और सामने पड़े कागजात देखने लगा। तो तुमको यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम नॉर्वेजियन नागरिक इंगर होल्टर की हत्या की जांच में हमारी मदद कर सको, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में काम करने का परमिट मिला हुआ था। सुनहरे बालों वाली लड़की जो तस्वीर में सुंदर दिखाई देती है। उसकी उम्र 23 साल थी ना? हैरी ने गर्दन हिलाई। मैककॉर्मैक अब गंभीर हो चुका था। अगर और संक्षेप में कहूं तो उसकी लाश वॉटसन के मुहाने के समुद्री किनारे पर गैप पार्क में मछुआरों को मिली थी। अर्धनग्न अवस्था में खरोंच के निशानों से ऐसा लग रहा था कि पहले उसका बलात्कार किया गया और बाद में उसका गला घोंट दिया गया, लेकिन वीर्य नहीं मिला। बाद में देर रात उसकी लाश को टीले पर फेंक दिया गया था। उसने मुंह बनाया। अगर मौसम थोड़ा और खराब रहा होता तो निश्चित रूप से समुद्र की लहरें उसे बहाकर ले गई होती, लेकिन पाए जाने तक वह चट्टानों के बीच पड़ी रही। जैसा कि मैंने कहा कि वहां किसी तरह का वीर्य नहीं मिला था, और इसका कारण ये था कि उसकी योनि को मछली की तरह टुकड़ों में काट डाला गया था और बाकी का काम समुद्र के पानी ने कर दिया, पूरी तरह धोकर साफ। इसलिए हमें किसी तरह की उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। वैसे हमें मोटे तौर पर उसकी मौत के समय का अंदाज़ा भी है। मैककॉर्मैक अपना चश्मा हटाकर चेहरे को मलने लगा। लेकिन हमारे पास कोई हत्यारा नहीं है। और मिस्टर होली, आप इस बारे में क्या करने वाले हैं? हैरी जवाब देने ही वाला था कि उसे बीच में टोक दिया गया। ध्यान से देखना ये है कि जब तक हम उस हरामी को पकड़ न लें, इस बीच नॉर्वे की प्रेस को ये बताते रहना कि हम साथ साथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात को पक्का करते हुए कि हम इस बीच नॉर्वेजियाई दूतावास में किसी को नाराज न करें या रिश्तेदारों को। आओ फिर छुट्टी का आनंद उठाओ और अपने प्रिय चीफ कांस्टेबल को 2-1 कार्ड भेज दो। वैसे वह हैं कैसी? जहाँ तक मेरी जानकारी है, बढ़िया हैं। वह एक महान महिला हैं। मेरे ख्याल से उसने तुमको समझा दिया होगा कि हमें तुमसे क्या उम्मीद है। कुछ हद तक। मैं एक जांच में भाग ले रहा। बहुत बढ़िया। सब भूल जाओ। यहाँ नियम नए हैं। पहला, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। दूसरा, तुम ऐसे किसी काम में हिस्सा नहीं लोगे जिसमें भाग लेने के लिए मैंने निर्देशित न किया हो। और तीसरा, एक कदम भी बाहर किया तो पहले हवाई जहाज से तुमको वापस घर भेज दिया जाएगा। ये सारी बातें मुस्कुराते हुए कही गई थीं, लेकिन संदेश साफ था। दूर रहकर उसे यहाँ सब कुछ देखना भर था। उसे अपने लिए तैराकी का सामान और कैमरा भी लेकर आना चाहिए था। मुझे पता चला है कि इंगर होल्टर नॉर्वे में एक तरह से टीवी की हस्ती थी।
हाँ, छोटी मोटी हस्ती सर। कुछ साल पहले उसने बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का संचालन किया था। मेरे ख्याल से ये सब होने से पहले वह गुमनामी की दिशा में जा रही थी। हाँ, मुझे ये बताया गया है कि तुम्हारे यहाँ के अखबार इस कत्ल को लेकर खूब हाय तौबा मचा रहे हैं। उनमें से कुछ ने तो यहाँ अपने लोगों को भेजा भी है। हमने उनको वही दिया जो हमें मिला, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वे जल्दी ही ऊब कर अपने देश वापस चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि तुम यहाँ आए हो। हमारे पास हमारी अपनी आयाएं हैं, इसलिए तुमको उनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए शुक्रिया सर, हैरी ने कहा, और उसने सच में ये बात कही थी। बढ़ा चढ़ाकर लिखने वाले नॉर्वेजियाई पत्रकार उसकी तरफ देखें, ये कोई स्वागत योग्य बात नहीं थी। ठीक है होली, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा और ये बताऊंगा कि ये सब कैसा चल रहा है। मुझे मेरे गवर्नर द्वारा साफ साफ कहा गया है कि सिडनी के पार्षद ये देखना चाहेंगे कि जितनी जल्दी ही ये मामला सुलझा लिया जाए। हमेशा की तरह ये सब राजनीति और गड़बड़ी का मामला है। गड़बड़ी? हाँ, हमारा आंकलन ये है कि इस साल सिडनी में बेरोजगारी 10% से अधिक बढ़ जाएगी और शहर की इस बात की ज़रूरत है कि पर्यटकों से एक एक पाई निकाली जाए। सन 2000 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं और स्कैंडिनेविया से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कत्ल, और खासकर ऐसा जिसका सुराग न मिले, शहर की छवि के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारे पास इस मामले में 4 जासूसों की टीम है और इसके अलावा जुड़ी चीज़ें, प्रयोगशाला के लोग और बाकी चीज़ें। मैकॉर्मिक ने कागज़ का एक टुकड़ा उठाया और भौहें चढ़ाकर उसे पढ़ने लगा। असल में तुमको वॉटकिंस के साथ काम करना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुमने खास तौर पर केंसिंगटन के साथ काम करने की मांग की है, तो मुझे मना करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, केंसिंगटन अच्छा आदमी है। मूल निवासियों में बहुत कम लोग उस तरह की ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। नहीं? मैकॉर्मिक ने कंधे उचकाए। यही बात है। अच्छा होली, अगर कोई और बात हो तो तुमको पता है कि मैं कहाँ पाया जाता हूँ। कोई सवाल? असल में महज एक औपचारिकता की बात है। मैं ये सोच रहा था कि क्या इस देश में अपने से बड़े अफसर को सर कहना चाहिए या कि वह औपचारिक? मुश्किल? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये मुझे इस बात की याद दिलाता रहता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। मैकॉर्मिक दिल खोलकर हंसा और हड्डियां कड़कड़ाने वाले ढंग से हाथ मिलाकर बैठक समाप्त की। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों के आने का मौसम होता है। एंड्रयू ने तट के पास के गोलंबर के ट्रैफिक में आगे बढ़ते हुए बताया, यहाँ हर सिडनी ओपेरा हाउस को देखने आता है और बंदरगाह से नाव की सवारी पर जाता है और बॉन्टी बीच की महिलाओं की तारीफ करता है। शर्म की बात है कि तुमको काम करना पड़ रहा है। हैरी ने अपना सर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्यटकों के बीच मुझे ठंडे पसीने आने लगते हैं। वे न्यू साउथ हेड रोड पर निकलकर आए, जहां टोयोटा वॉटसन के मुहाने की तरफ बढ़ी जा रही थी। सिडनी का पूर्वी इलाका लंदन के पूर्वी इलाके की तरह नहीं है। एंड्रयू ने ये बात समझाई जबकि वे एक के बाद एक नए ढंग के घरों के आगे से गुजर रहे थे। इस जिले को डबल बे कहा जाता है। हम इसे डबल बे पे कहते हैं। इंगर होल्टर रहती कहाँ थी? वह कुछ समय के लिए अपने प्रेमी के साथ न्यूटन के इलाके में रहती थी। उसके बाद वह उससे अलग होकर एक कमरे के फ्लैट में ग्लेब इलाके में रहने लगी। प्रेमी? एंड्रयू ने कंधे उचकाए। वह ऑस्ट्रेलियाई है, कंप्यूटर इंजीनियर है और उस लड़की से तब मिला था जब वह 2 साल पहले यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी। उसके पास कत्ल की रात के लिए एक बहाना है और वह एकदम से उस हत्यारे की तरह नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, है ना? वे गैप पार्क के नीचे की तरफ रुके, जो सिडनी के हरे क्षेत्रों में से एक है। खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद कोई उस हवादार पार्क तक पहुंच पाता था,
जिसकी बाईं तरफ वॉटसन मुहाना था और पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर। जब उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला तो उनको गर्मी लगी। हैरी ने अपना बड़ा सा धूप का चश्मा लगा लिया, जिससे हैरी पॉन्ड की दुनिया के शांत बादशाह के बारे में सोचने लगा। किसी कारण से उसके ऑस्ट्रेलियाई सहयोगी ने उस दिन चुस्त सूट पहन रखा था और हैरी को लगा कि यह चौड़े कंधे वाला अश्वेत आदमी तब कुछ अधिक हास्यास्पद लग रहा था जब वह उसके आगे आगे नज़ारे दिखाने के लिए बढ़ रहा था। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि पश्चिम की तरफ सिटी सेंटर था, बंदरगाह के पुल के साथ। उत्तर की तरफ समुद्र तट था और वॉटसन खाड़ी में नाव थी। सुदूर हरा भरा इलाका दिखाई दे रहा था, जो खाड़ी के उत्तरी तरफ का उपनगरीय क्षेत्र था। पूरब की तरफ क्षितिज पर नीले रंगों के अलग अलग रंगतों की छायाएं थीं। उनके सामने चट्टानें गिर रही थीं और नीचे समुद्र अवरोधक पर बड़े धमाके के साथ उनकी यात्रा का अंत होता था। हैरी को महसूस हुआ कि उसके कंधे से पसीने की धार बह रही थी। गर्मी से उसके शरीर पर दाने उभर आए थे। हैरी, तुम यहाँ से प्रशांत महासागर देख सकते हो। अगला पड़ाव न्यूजीलैंड है, जो यहाँ से 1200 समुद्री मील की दूरी पर है। एंड्रयू ने चट्टान के किनारे पर थूक फेंकते हुए कहा। वे उसे कुछ दूर तक देखते रहे जब तक कि हवाओं ने उसे गुम नहीं कर दिया। अच्छा, यहाँ से गिरने के बाद वह बच नहीं सकती थी, उसने कहा। नीचे जाते हुए वह चट्टानों से टकराई होगी। जब वह हमें मिली थी तो उसके शरीर से बहुत सारा मांस गायब था। जब वह मिली तो उससे कितनी देर पहले उसकी मौत हो चुकी थी? एंड्रयू ने मुंह बनाया। पुलिस डॉक्टर का कहना था कि 48 घंटे पहले, लेकिन वह... उसने मुंह की तरफ अंगूठा करके इशारा किया। हैरी ने सर हिलाया। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर पियक्कड़ था? और आपको संदेह हो गया जब ये आंकड़ा बहुत मोटे तौर पर था? वह शुक्रवार की सुबह मिली थी, तो ये कहा जा सकता है कि उसकी मौत बुधवार की रात हुई होगी। कोई सुराग? जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे कार पार्क की जा सकती है और इस इलाके में बिजली नहीं है और रात में ये इलाका काफ़ी हद तक सुनसान हो जाता है। हमें कोई गवाह नहीं मिला है और साफ बात कहूँ तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें कोई गवाह मिलने भी वाला है। तो हम अब क्या करें? अब हम वह करने वाले हैं जो मुझे मेरे बॉस ने कहा है। हम किसी रेस्तरां में जाते हैं और पुलिस बल के मनोरंजन का जो बजट है उसमें से थोड़ा सा खर्च कर लेते हैं। आखिरकार तुम नॉर्वे में कम से कम 1200 मील में सबसे आला पुलिस प्रतिनिधि हो। कम से कम। एंड्रयू और हैरी उस मेज पर बैठे जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था। डॉयलेज उस रेस्तरां का नाम था जहां समुद्री खाना मिलता था। वह वॉटसन खाड़ी के सुदूर कोने में अवस्थित था और उस रेस्तरां और समुद्र के बीच बालू की एक पट्टी भर थी। अजीब तरह से सुंदर है, नहीं? एंड्रयू ने कहा। एकदम तस्वीर वाले पोस्टकार्ड की तरह। उनके सामने एक बच्चा और बच्ची बालू के महल बना रहे थे। पीछे गहरा नीला समुद्र था, शानदार हरी पहाड़ी और पीछे सिडनी की गर्वीली गगन रेखा दिखाई दे रही थी। हैरी ने तस्मानियाई मछली चुनी। एंड्रयू ने एक ऐसी ऑस्ट्रेलियाई मछली चुनी जिसके बारे में हैरी ने कभी सुना नहीं था। एंड्रयू ने शार्डने रोजमाउंट की बोतल के लिए ऑर्डर दिया। ये इस खाने के साथ तो ठीक नहीं है, लेकिन वह सफ़ेद है, अच्छा है और हमारे बजट के अनुकूल है। और उसे तब जरा हैरानी हुई जब हैरी ने कहा कि वह पीता नहीं था। क्वार्कर? नहीं, वैसा कुछ नहीं, हैरी ने कहा। डॉयलेज एक पुराना पारिवारिक रेस्तरां था और उसे सिडनी का सबसे अच्छा रेस्तरां माना जाता था। एंड्रयू ने हैरी को सूचित किया। वह पर्यटक सीजन था और रेस्तरां पूरी तरह नाव चलाने आए लोगों से भरा हुआ था और हैरी समझ गया कि किसी वेटर के साथ आंख मिला पाना क्यों मुश्किल हो रहा था।
यहाँ के वेटर जो हैं वे प्लूटो ग्रह की तरह हैं, एंड्रयू ने कहा। वे सीमांत पर चक्कर लगाते रहते हैं और हर 20वें साल प्रकट होते हैं, और तो भी उनको नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है। हैरी किसी तरह के गुस्से को नहीं समझ पाया और पीछे कुर्सी पर टिककर राहत की सांस लेते हुए बैठ गया। लेकिन इनका खाना शानदार है, उसने कहा। अब सूट का मतलब समझ में आया। हाँ और नहीं भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फॉर्मल सूट नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेहतर ये है कि ऐसी जगहों में मैं जीन्स और टी शर्ट ना पहनूं। मैं जिस तरह का लगता हूं उसकी वजह से मुझे प्रयास करना पड़ता है। क्या मतलब है आपका? एंड्रयू ने हैरी की तरफ घूर कर देखा। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको इस देश में ऊंची निगाह से नहीं देखा जाता है, जिसकी शायद आप तारीफ करें। सालों पहले अंग्रेज लोग घर पर चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे कि यहाँ के मूल निवासियों में शराब की कमजोरी है और संपत्ति को लेकर अपराध करने के वे आदी हैं। हैरी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। उनको लगता था कि ये हमारे खून में था। वे बस लकड़ी के लंबे टुकड़े को लेकर उससे बांसुरी जैसा बाजा बजाने में अच्छे हैं, जिसे वे डिजरीडू कहते हैं। उनमें से एक ने लिखा, देखिए, ये देश इस बात को खूब बढ़ चढ़कर बताता रहता है कि ये कई संस्कृतियों को एक में जोड़कर संयुक्त संस्कृति के रूप में विकसित कर चुका है। लेकिन किसके लिए जोड़कर? समस्या या सुविधा? आपकी दृष्टि में क्या जो मूल निवासी हैं वे अब दिखाई नहीं देते हैं? जो मूल निवासी हैं वे एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक जीवन से पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, सिवाय राजनीतिक बहसों के जो देशीय हितों एवं संस्कृति को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलियाई लोग जो हैं वे देशी लोगों, मूल निवासी लोगों की बनाई पेंटिंग को अपने घर की दीवारों पर टांगकर दिखावा करते हैं, जबकि हम जो अश्वेत लोग हैं, जो ज्यादातर खैरात की लाइन में, आत्महत्याओं के आंकड़ों में और जेलों में दिखाई देते हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो आपके जेल में जाने की संभावना अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों से 26 गुना अधिक होती है। इसके ऊपर विचार करो हैरी होली। एंड्रयू ने बाकी वाइन पी ली और हैरी उसके ऊपर सोचता रहा। हैरी ने वास्तव में 32 सालों में शायद सबसे अच्छी मछली खाई थी। और फिर भी ऑस्ट्रेलिया किसी और देश से अधिक नस्लवादी देश नहीं है। आखिरकार हम एक बहुसांस्कृतिक देश हैं और यहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेस्तरां में जाएं तो सूट पहनना मुश्किल उठाने लायक है। हैरी ने एक बार फिर से सर हिलाया। इस विषय में कहने को कुछ और बाकी नहीं रह गया था। इंगर होल्टर एक बार में काम करती थी, नहीं? हाँ, वह करती थी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पेडिंगटन पर एल्बरी में। मैंने सोचा है कि आज शाम हम लोगों को वहां घूमना चाहिए। अभी क्यों नहीं? हैरी इस आराम तलबी से बेचैन होने लगा था, क्योंकि पहले हमें उसके मालिक से दुआ सलाम करनी होगी। प्लूटो बिन बुलाए आकाश में उग गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो के उपन्यास द बैट के हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के पहले 2 अध्याय। आगे की कहानी लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।